ऑक्सीजन दोनों वैलेंसी में कार्बन है, ईथर है। और ईथर बनाने का जो क्लासिकल मेथड है विलियमसन, इसको ब्रेक कर लो, इसको ब्रेक करेंगे, इसका फेनॉक्साइड, इस वाले पार्ट का फेनॉक्साइड प्लस CH3 इसका अटैक हो जाएगा, यहाँ पर आई बाहर आ जाएगा। एनिसोल नाम है ये रिएक्शन, हाँ बोलो। तुम इसको CH3, नहीं नहीं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, वो CH3O माइनस न्यूक्लियोफाइल है। ये बात समझे? अच्छा, ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसकी बात देखो। पहली बात तो ये बनाने के लिए मैंने फेनॉक्साइड लिया, सोडियम फेनॉक्साइड। और ये सोडियम फेनॉक्साइड मुझे फेनॉल से मिलेगा। फेनॉल का एसिडिक बिहेवियर होता है, फेनॉल एसिडिक बिहेवियर शो करता है, बेस के साथ रिएक्ट कर जाता है, O माइनस Na+, ये सोडियम फेनॉक्साइड। ये बनाने के लिए ये सबस्ट्रेट है, इस पे बेस टाटा। और क्योंकि ये मिलता है मुझे, तो ये प्रूव करता है कि फेनॉल का एसिडिक बिहेवियर है। ना फेनॉल में कैसे बना सकता हूं, और फेनॉल क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है, पर इनकी रिएक्टिविटी में कुछ कुछ अंतर है। अरे देखो ना, ये बेंजीन, सिमिलरिटी, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी। अब ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ भी, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ भी। हेडिंग दे दो फेनॉल, ये लिख के रखो, ये आता है कभी डायरेक्ट, इसको लिख के हेडिंग दे दो फेनॉल। फेनॉल बेंजीन रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिव करता है, इससे बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज आ गया और ये एक्टिव हो गया। इससे फेनॉल में मैं बोल सकता हूं ये फेनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, और ये हाईली एक्टिवेटिंग, ये हाईली एक्टिवेटिंग है, बेंजीन रिंग को एक्टिव कर देता है ना। एक्टिव होने से क्या होता है, जो यूजुअल इलेक्ट्रोफाइल्स बेंजीन में अटैक करते थे, हेलोजन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, जो यूजुअल इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन में अटैक करते थे, कुछ अनयूजुअल इलेक्ट्रोफाइल, बहुत भयंकर वीक इलेक्ट्रोफाइल जो बेंजीन में अटैक नहीं कर पाए थे, वो भी ऐसे फिनॉल में अटैक कर देते। तो जब मैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराऊंगा फिनॉल में, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजिशन में आएगा या पैरा पोजिशन में आएगा। और यहां पर गुड एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोफाइल्स also attacks benzene ring of phenol। तो जब मैं फेनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा, तो उसके रिएक्शन बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से कुछ लिस्ट थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि यहाँ कुछ और भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकते हैं जो बेंजीन में अदरवाइज नहीं कर पाए थे, इसके रिएक्शन बहुत ज्यादा होंगे। इसको मैं दो तरह से बांट लेता हूँ, यूजुअल इलेक्ट्रो यूजुअल एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, अनयूजुअल
वीक इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, ये दोनों होगा ना। फेनॉल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, नोट करो जी, नोट करो, देखो। डिस्टिलेशन ऑफ बीडीसी, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना लेंगे। ऐसे बहुत बार बोल चुका हूं, पूछना नहीं चाहिए, फिर भी पैसेंजर, बीडीसी कैसे बनता है बेंजीन से। ठीक ही तो बोल रहे हैं वो, ठीक ही तो बोल रहे हैं वो, बोलो। एन बाद में देंगे, एनिलीन बनने के बाद। बेंजीन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, 3 HCl, एनिलीन। अब इसमें NaNO2, HCl, 0 to 5 डिग्री, तब जाके मिलेगा। अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये OH, इस OH का अटैक होगा, N2 बाहर आ जाएगा, प्लस N2 प्लस HCl। ये फेनॉल बनाने का मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, अच्छा, एक फेनॉल बनाने का बहुत फेमस नेम रिएक्शन पढ़ चुके हैं, एल्काली फ्यूजन, डोस प्रोसेस। पुराने जमाने में डोस प्रोसेस से फेनॉल बनाया जाता था इंडस्ट्रीज में, अब इसको हम डिस्कार्ड कर चुके हैं। अब जो हम मेथड यूज करते हैं वो क्यूमिन फेनॉल है, उसको थोड़ा लंबा पड़ेंगे। डोस प्रोसेस में क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन फेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लोरोबेंजीन लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, टेम्परेचर 300, 623 केल्विन। इतने हाई टेम्परेचर में, इसको ना अल्काली फ्यूजन कहते हैं। बस बात, इस रिएक्शन को ना अल्काली फ्यूजन, याद रखना है। इतना हाई टेम्परेचर लेते हैं कि अल्काली फ्यूज हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, मेल्ट होकर ये खूब सारा Na+ और OH- देती है। उस OH- का जाके इसमें अटैक होता है। मैकेनिज्म भी पढ़ चुके हैं, बेंजाइन। इसके दो मैकेनिज्म सजेस्टेड है, एक बेंजाइन वाला और एक बायोमोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट। आइदर आइदर बेंजाइन मैकेनिज्म और बायोमोलिकुलर बायोमोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हम पढ़ चुके हैं ना, तो और नहीं इस पर डिस्कस नहीं कर रहे, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। 2 NaOH, 623 केल्विन, 300 ATM प्रेशर। नंबर 2 हाइड्रोलिसिस, ये डायरेक्ट हमें दे देगा फेनॉल। हाँ, मैकेनिज्म स्टडी फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आप लोगों को याद है ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, सल्फोनेशन डिसल्फोनेशन, ये 100% रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें NaOH से रिएक्शन कराते हैं, NaOH या KOH कुछ भी, ये सोडियम या पोटेशियम फिर देता है, ये ग्रुप लीव कर जाता है, ये सोडियम या पोटेशियम फिर देता है, फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर देता है।
क्यूमिन क्या है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये लिया, CH3, CH, CH3, Cl। ए पैसेंजर, ए पैसेंजर, मुझे बेंजीन में ये वाला ग्रुप ऐड करना है। देख तो इधर, इधर देख, ये वाला ग्रुप मैंने ऐसे ले लिया, CH3, CH, CH3, CH3, CH, CH। इसको मुझे ऐड करना है, तो मैंने यहाँ ले लिया क्लोरीन। ये जो कार्बन की वैलेंसी है, ये कार्बन के साथ जुड़ेगी, मैंने यहाँ क्लोरीन ले लिया। मुझे यहाँ क्या लेना होगा कि ये इसमें जुड़ जाएगा, मुझे ये मिलेगा। यहाँ क्या लेना होगा मुझे एरो के ऊपर? राइट। क्या लेना होगा एरो के ऊपर? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, हाँ हाँ। हाँ, फिर और नमक, तो चीनी ले लोगे, पानी घोल के पी लोगे। आप लोग एक बात ऐसे सोचा करो, कुछ भी है बेंजीन में ऐड हो रहा है, बेंजीन में जब कुछ भी ऐड करते हैं तो रिएक्शन 3 स्टेप में होता है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एंड गेन ऑफ एरोमेटिसिटी। तो अभी मुझे क्या कराना होगा? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए मुझे इस Cl को रिमूव करना होगा, और Cl को कौन रिमूव करेगा? AlCl, फ्रेडल का। हाँ, ये Cl कहीं भी क्यों, यही होगा, ये क्लोरीन बाहर आएगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा, ये अटैक। हाँ, जो ग्रुप तुम्हें ऐड करना है रीअरेंज हो जाएगा 2 डिग्री में, तो भी हाँ ये भी आ जाएगा, मैं डायरेक्ट यही ले रहा हूँ। बोले, ये बात समझे? बड़ी बड़ी बात, ये बात वो बात, तुम बस इसको ऐसे देखना कि बेंजीन में कुछ अटैक हो रहा है, तो तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, ये हो रहा है। मैकेनिज्म आ रहा हूँ, ये है क्यूमिन। इस क्यूमिन का कल एक रिएक्शन पढ़ाया था जानबूझ के, ईथर का हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाया था हमने। वो सेम मैकेनिज्म, क्यूमिन में ऑक्सीजन का अटैक होगा लाइट के प्रेजेंस में, और हमें मिलेगा क्यूमिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये स्ट्रक्चर कैसा होगा? बेंजीन, सी, ये जो CH3 रह जाएगा, यहां में मिलेगा OOH, ये क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। ये जो क्यूमिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, और हमें इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्यों है, यहां हमें फेनॉल मिलेगा, और फेनॉल के साथ जो प्रोडक्ट मिलता है वो एसीटोन है, दोनों का इंडस्ट्रियल यूज है, फेनॉल, और यहां हमें साइड प्रोडक्ट एसीटोन मिलता है। इसका भी मार्केट में अच्छा प्राइस, इंडस्ट्री में भी फेनॉल इसी से बनाया जाता है। अब ये रिएक्शन बहुत सारे मैकेनिज्म और बहुत सारी, हाँ, तुम अभी कुछ, मैं कुछ समझाया नहीं हूं, ये जो मैंने लिखा है इतना सा लिख लो। पहले बेंजीन से क्यूमिन बनाना, इस क्यूमिन को क्यूमिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, और फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, फिनॉल मिल गया, एस्टर मिल गया। मैकेनिज्म लिखूंगा अभी, तब सवाल पूछना, इसमें क्या ही समझ आएगा क्या हुआ है।
ये बात समझे क्या? ये प्लस चार्ज यहाँ आएगा, ये डीलोकलाइज हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे कर दे रहा हूँ, और फिर ये एरोमेटिसिटी गेन करेगा। ये अभी बना क्यूमीन, अब बना रहा हूँ क्यूमीन से क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, मैकेनिज्म सेम है। हाँ, ये क्यूमीन, अब इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, जो फेनॉल और एस्टोन मिलेगा वो देखने लायक है। नेक्स्ट। अच्छा, ये तो सब किया हुआ ही है, ये सब तो किया हुआ है ना, यहां से कर रहे हैं क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू फेनॉल। इसका जब मैं एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं, हाँ ये मैकेनिज्म देखो, बाकी मिटा रहा हूं। ए फर्स्ट स्टेप गेस करो तो क्या होगा, गेस द फर्स्ट स्टेप। यहाँ सब कुछ अलग से होगा, देखो इधर, अब ये लीव करेगा, वाटर लीव करेगा। हाँ, यहाँ सी एच थ्री ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा प्लस ऑक्सोनियम आयन। ये आप समझ रहे हैं कि जब हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्पीसीज पढ़े थे, तो भी हमने ऐसी कोई स्पीसीज नहीं पढ़ी थी जहां ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा था। हमने कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, नेगेटिव चार्ज फिर सब पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था। जैसे इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, ये एकदम खतरनाक अनस्टेबल स्पीसीज। अब क्या होगा, बोलो। ये बॉन्ड तोड़ा मैंने ऐसे, ये बॉन्ड तोड़ा, अच्छा, जैसे मैंने इसको तोड़ा, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस। ये नेगेटिव चार्ज कार्बन, ये पूरा लीव करके यहाँ ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा। इस कार्बन में चार्ज क्या आएगा, चलो ऐसे समझो, ये बॉन्ड मैंने ऐसे तोड़ा, जैसे इस बॉन्ड को तोड़ा मैं, इस कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। और ये पूरा पूरा फिनाइल ग्रुप जब ऑक्सीजन के पास चला गया, तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसका मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, देखो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, CH3, सी इस पे प्लस चार्ज, CH3 O, और ऑक्सीजन के साथ कौन जाके जुड़ गया, ये फिनाइल। अब इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, और इसको लेके ज्यादा सोचो मत, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर आ गया है, ये इसको स्टेबल कर। हाँ, इसमें बहुत बड़ा कैच है, ये जो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है,
ये कभी आएगा ही नहीं, वो तो मैं समझाने के लिए बोला था। ये इस OH2 का लीव करना, इस OH2 का लीव करना और ये वाला बन जाना, और ये फिनाइल का जो माइग्रेशन है, ये सब कुछ कॉन्सर्टेड स्टेप में होगा, एक ही साथ होगा। इसका लीव करना, इस बॉन्ड का टूटना और फिनाइल का माइग्रेशन, ये सब कुछ एक साथ हो जाएगा। ये नहीं हो, ये बनेगा ही नहीं। लेकिन अब क्वेश्चन ये पूछ सकता हूं मैं कि जब इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ रहा है तो मैंने फिनाइल को क्यों माइग्रेट कराया, जबकि मिथाइल तो दो थे। तो अगर मैं अवेलेबिलिटी की बात करूं तो 2:1 रेशियो में यहाँ मिथाइल ग्रुप ज्यादा अवेलेबल थे, फिनाइल कम था, तो मिथाइल माइग्रेट कर सकता था, फिनाइल ही क्यों माइग्रेट किया। और अगर कुछ तो बात होगी। अच्छा, यहाँ हम माइग्रेटरी, एक बार तुम ही शायद बोल रहे थे कि फिनाइल, फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करना, यहाँ उसका आंसर मिल जाएगा। ग्रुप्स के माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का सारा ऑर्डर यही बन जाएगा इस रिएक्शन से। अच्छा देखो, ये कार्बन पे प्लस चार्ज आई, ये इसको स्टेबल करके रखा है। अब मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं तो मीडियम में वाटर प्रेजेंट है, मीडियम में वाटर प्रेजेंट है, ये जाके अटैक करेगा CH3 CO फिनाइल CH3OH प्लस, ये फिर H प्लस लूज करेगा CH3CO फिनाइल CH3OH, ये आ गया। अच्छा, मीडियम में जो H प्लस है, वो H प्लस अगर दोबारा यहां आ गया तो कोई नई पॉसिबिलिटी नहीं है दोबारा मुझे ये मिले। लेकिन ये H प्लस अगर इसको प्रोटोनेट करता है, इसको, ये H प्लस अगर इसको प्रोटोनेट करता है तो मुझे क्या मिलेगा, CH3COH प्लस, ये मिलेगा मुझे, ये बॉन्ड टूट जाएगा तो मुझे क्या मिल गया, मेरा फेनॉल। यहां मुझे फेनॉल मिल गया, बाकी ये क्या मिलेगा, CH3C, इस पे प्लस चार्ज CH3OH, ये लोन पेयर इसको स्टेबल करेगा, फिर ये H प्लस लीव कर जाएगा तो हमें एसीटोन मिलेगा। ये रहे मेरे प्रोडक्ट एसीटोन और फेनॉल। इसमें बहुत सारी बात है, ये एक स्केलेटन है, इसको लिखो। हाँ, ए, ये वाला, सुनो, ये वाला स्टेप नहीं बनता है। यहाँ दो मिथाइल माइग्रेट कर सकते थे, मैं अगर प्रोबेबिलिटी देखूं तो मिथाइल ग्रुप के माइग्रेट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, इसकी कम थी, फिर भी ये माइग्रेट किया। तो इससे जब ये बनाए, इसका आंसर इसी ट्रांजिशन स्टेट में छुपा होगा। ये डायरेक्ट यहां तक आ गया, ये अगर यहां आता है, जबकि ये, अच्छा, अगर मिथाइल माइग्रेट करता तो प्रोडक्ट क्या मिलते इसी में। ये फिनाइल माइग्रेट किया है, अगर मिथाइल माइग्रेट कर जाता तो मुझे क्या मिलता, CH3OH ना, ये मुझे मिलता CH3OH प्लस PHCOCH3। ये बात समझ आ रही है, हमें ये मिलता। अच्छा, 100% हमें ये वाले प्रोडक्ट मिलते हैं, 0% ये वाले प्रोडक्ट। इससे हमें पता चलता है कि फिनाइल का जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो ज्यादा है देन मिथाइल ना। इसका आंसर अगर तुम मुझे पूछोगे
तो इसका आंसर इस ट्रांजिशन स्टेट में छुपा है। इस ट्रांजिशन स्टेट को कौन ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है? इस ऑप्शन पे प्लस आ जाए, अगर इसको फिनाइल बेटर स्टेबलाइज कर सकता है तो फिनाइल माइग्रेट करेगा, मिथाइल स्टेबलाइज कर सकता है तो मिथाइल माइग्रेट करेगा। तो इसमें आंसर देखते हैं कि फिनाइल क्यों माइग्रेट। ये तो वही मैकेनिज्म है नीचे वाला, मैंने इसको दोबारा लिखा है। यहाँ मैंने फिनाइल माइग्रेट कराया था, यहाँ मैं मिथाइल माइग्रेट कराता हूँ। अगर मिथाइल माइग्रेट करेगा, ये ये बाहर आ जाएगा, मिथाइल माइग्रेट करेगा, ये बनेगा CH3OH। मैकेनिज्म देखो ना, अभी पढ़ा है ना। तो ये CH3 इसके साथ लग जाएगा, ये बन जाएगा CH3OH, और ये क्या हो जाएगा, PH, C डबल बॉन्ड O, CH3। देखो पूरा मैकेनिज्म, ये बात समझे। ये प्रोडक्ट मिथाइल माइग्रेट, मिथाइल माइग्रेट करने वाला प्रोडक्ट 0% है ही नहीं, यही वाला प्रोडक्ट। नहीं, ऐसा क्यों होता है वो देख। मैं कुछ ट्रांजिशन स्टेट को यूज कर रहा हूं, वो ट्रांजिशन स्टेट ऐसा है ना, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। अब ये बॉन्ड ऐसे टूटा, ए हीरो, ए, हाँ, वाटर अटैक करेगा ना, ये वाला बना रहे थे। देखो देख, ए मत बात करो, मत बात करो, देखो क्या हो रहा है। बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, अब ये ग्रुप CH3 माइग्रेट करा लो। इस पे प्लस चार्ज आ गया। ए सुनो, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, और ये जाके इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। तो मुझे एक स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, सी, CH3, CH3, ऑक्सीजन। अच्छा, देखो इधर, ये कार्बन ऑलरेडी टेट्रावेलेंट था, ये कार्बन ऑलरेडी टेट्रावेलेंट है, ये बॉन्ड टूटा, तो ये क्या हो गया, ट्राइवेलेंट, और फिर ये इसके साथ जुड़ गया, ये बॉन्ड टूटा, इस पे चार्ज क्या आया, प्लस। ये जो प्लस चार्ज है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। मैं इसको ऐसे दिखा दे रहा हूं। अब इस कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन आया, इसने इस ऑक्सीजन को स्टेबलाइज किया, इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो गई। अब ये बॉन्ड अगर टूट जाता है तो इसको एरोमेटिसिटी मिल जाएगी, ऐसे देख लो। अब इस बॉन्ड को अगर मैं तोड़ता हूं तो इसकी एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगी, और मुझे जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, CH3, CH3O, ये दोबारा बन जाएगा फिनाइल। तो ये इसका रीजनिंग का जगह हो सकता है। अब अगर मैं CH3 माइग्रेट कराता हूं, हाँ बोलो।
कहा अब नहीं रहेगा, ये बॉन्ड टूट गया ना, ये हाँ नहीं रहेगा कोई। अच्छा नहीं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखा है, यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ ये बॉन्ड टूट गया, इसमें प्लस चार्ज है, और ये इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करके रखा। हाँ ये बात समझ गए क्या, ये बात समझ आया। अच्छा अब अगर मिथाइल माइग्रेट करता है तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटकर इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा, वो इसको स्टेबलाइज करेगा, तो इसका जो टीएच बनेगा वो कैसा बनेगा, सी सी एच थ्री ऑक्सीजन, ये डेल्टा प्लस हो जाएगा। अच्छा ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, बोलो दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबलाइज्ड। इसमें कार्बन की टेट्रावैलेंसी थी, टेट्रावैलेंसी है, इसमें कार्बन की पेंटावैलेंसी आ जाती है, इसमें जो प्लस चार्ज आ रहा है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इसको लेके मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, इसमें कार्बन एक्वायर्स पेंटावैलेंसी, कार्बन is tetravalent and positive charge is resonance stabilized, इसलिए फिनाइल माइग्रेट किया था, मिथाइल माइग्रेट नहीं किया, कभी करेगा भी नहीं। मतलब फिनाइल और मिथाइल में फिनाइल माइग्रेट करेगा, तो मुझे माइग्रेटिव एप्टीट्यूड पता चल गया। कार्बन एक्वायर्स पेंटावैलेंसी 10, नो माइग्रेशन ऑफ मिथाइल, लिखो इसको। भाई लिखो इसको, अभी दो तीन क्वेश्चन का आंसर दे, इलेक्ट्रॉन लेके आएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा, अगर ये बॉन्ड तोड़ता है इस कार्बन पे चार्ज किया गया नेगेटिव, और तभी इसको इलेक्ट्रॉन देने लगेगा, मतलब एक ऐसी परिस्थिति आ रही है, हाँ ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बन रहा है, तो यहाँ कार्बन पेंटावैलेंसी एक्वायर कर रहा है, और कार्बन की पेंटावैलेंसी स्टेबल नहीं है, पर यहाँ पर कार्बन टेट्रावैलेंट ही है, तो ये वाला प्लस चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहाँ कार्बन टेट्रावैलेंट ही है, ये ज्यादा स्टेबल है इससे, इसलिए फिनाइल माइग्रेट करेगा तो चीजें स्टेबल रहेंगी। दो मिथाइल होने पर भी, दो मिथाइल होने पर भी एक जो फिनाइल था वही माइग्रेट किया, मिथाइल माइग्रेट नहीं किया। बोल। माइग्रेटरी, माइग्रेटरी ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स, एक मिनट एक मिनट बोलो, इन तीनों में कौन ज्यादा माइग्रेट करेगा। हम समझ सकते हैं, इस पे जब प्लस चार्ज आएगा तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्प्लेस होगी इसको स्टेबल करने के लिए, तो बेंजीन में प्लस चार्ज आएगा, और उसको कौन ज्यादा स्टेबल करेगा, ये। तो सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अगर मैं तीनों में से बोलूं, ये माइग्रेट करके यहाँ आ जाए, ये वाला देखो तुम्हें, इस पे क्या चार्ज आ रहा है, प्लस, और बेंजीन पे प्लस चार्ज को कौन स्टेबल करेगा, ये OCH3, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, रेजोनेंस, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये सबसे ज्यादा माइग्रेट करेगा। जब ये स्टेबल करता है इसको, तो बेंजीन पे प्लस चार्ज आता है, और बेंजीन पे जब प्लस चार्ज आएगा उसको कौन स्टेबल करेगा, ये बात समझा।
अच्छा, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, OCH3 ये सबसे ज्यादा माइग्रेट करेगा, देन फिर CH3, फिर बेंजीन, बेंजीन के बाद यहां आ जाएगा NO2। अच्छा, अब यहां आ जाइए, इसको देख, इसको अगर बनाता हूं मैं, C, CH3, 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 CH2, CH3 और ये CH3। अब इन तीनों में कौन माइग्रेट करेगा? इस प्लस चार्ज, सॉरी इसमें प्लस चार्ज दे रहा हूं, इस पे प्लस चार्ज है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूट के इस पे इलेक्ट्रॉन देगा, तो वही वाला बॉन्ड टूटेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। यहाँ तीन प्लस आई इफेक्ट, यहाँ तीन प्लस आई इफेक्ट। अच्छा, फिर ये हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं, कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल, रिलेटिव ऑर्डर है ये। नहीं समझे? मैं ये नहीं बोल रहा कि होगा ही नहीं, अगर इन तीनों में से तुम लेके काम कर रही हो, जब मैं मिथाइल और फिनाइल लेके रखा हूं तो फिर फिनाइल ही माइग्रेट करेगा, और जब मेरे पास फिनाइल ही नहीं है तो तीनों में से कोई तो माइग्रेट करेगा, ये ऑर्डर है। अच्छा, ये बॉन्ड अगर टूटता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ तीन प्लस आई इफेक्ट है। ये बॉन्ड अगर टूटता है तो यहाँ एक ही प्लस आई इफेक्ट है और इसमें है ही नहीं, तो अब जब इनके ऑर्डर लिखूंगा मैं, तो CH3, CH3, CH2 और फिर CH3 और लास्ट में कौन आ जाएगा? हाइड्राइड। बोलो, नहीं समझा? ये बॉन्ड टूटेगा, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये प्लस चार्ज को स्टेबल करेगा। अच्छा, कौन सा कार्बन टूटने पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा रिच होगी, वो इसको सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। इस बॉन्ड को अगर तुम तोड़ते हो, यहाँ तीन प्लस आई इफेक्ट है, इस बॉन्ड को अगर तुम तोड़ते हो तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ एक प्लस आई इफेक्ट है। तुम अगर इस बॉन्ड को तोड़ देते हो तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट नहीं है, तो ये वाले ग्रुप में, ये वाले ग्रुप में और ये वाले ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ होगी, तो यही माइग्रेट करेगा। फिर ये CH3, CH2 और फिर ये CH3 और लास्ट में हाइड्रेट। हाँ, ये तो ये रेजोनेंस है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन है। समझ आया? तो जनरल कभी माइग्रेशन में ये वाला ऑर्डर लगा देना। देखो,